Assalamualaikum. Welcome to another live session of SST Test Preparation 2025. हमने जो लाइव सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं SST टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। आज के सेशन में हम बायो का टेक्स्ट बुक जो हमने स्टार्ट किया हुआ है ग्रेड 9 का 5 चैप्टर्स हमने कवर अप कर लिए हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 विच इज़ एंजाइम्स। फर्स्ट पेज जो चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन है उसमें लिखा गया है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स सच एज ब्रीथिंग, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलेट आर द आउटकम ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं जैसे कि ब्रीथिंग है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, रिस्पॉन्सिवनेस है टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, so these all processes occur because of the some type of chemical reaction which occur inside the living organism. The chemical process that occur within the living body in order to maintain life are called metabolism. Metabolism किस process को कहते हैं? वो सारे के सारे chemical processes जो कि living organism के inside होते हैं किसी भी human body की life को maintain करने के लिए, तो उस process को हम कहते हैं metabolism. All these reactions are controlled by specific protein called enzyme. इन सारी reactions को कौन control करता है? So these all reactions are controlled by some specific type of proteins which is known as enzymes. In this unit we will study enzymes and how they control metabolism. First जो main topic है enzymes के chapters का वो है metabolism. Metabolism है कि the sum of all chemical reactions going on within the living organism is called metabolism. मेटाबॉलिज्म कंसिस्ट ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। फिर मेटाबॉलिज्म के जो फर्दर टाइप्स हैं वो है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि इसमें किसी चीज़ की फॉर्मेशन होगी। दैट एनाबॉलिज्म इज द बिल्डिंग अप ऑफ अ लार्ज मॉलिक्यूल फ्रॉम अ स्मॉलर वंस। अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स से लार्ज मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो तो उसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, जिसमें किसी प्रोडक्ट का की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है एंड दिस ग्लूकोज विल गिव अस एनर्जी। सो किसी लार्ज मॉलिक्यूल्स की बिल्डिंग फ्रॉम द स्मॉलर वंस, दिस इज नॉन एज एनाबॉलिज्म। दीज टाइप ऑफ रिएक्शन आर नॉन एज एनाबॉलिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस जो है इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से स्मॉलर और सिंपलर मॉलिक्यूल्स जैसे लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड which are reactants in the process of photosynthesis react to form large and complex molecules known as glucose. Therefore, it is an example of anabolism. Next, जो second type है वो है catabolism. Catabolism में क्या होता है कि this is the breakdown of large molecule into smaller ones. यानी लार्ज मॉलिक्यूल जिसकी फॉर्मेशन हो गई तो उसकी अब जब ब्रेक डाउन होगी इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स तो उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म. These type of reaction are known as catabolic reaction. Respiration is the best example of catabolic reaction जिसमें large और complex molecule which is glucose is broken down into smaller and simpler molecules, carbon dioxide and water. Therefore, it is an example of catabolism. So, photosynthesis is the best example of anabolic reaction, while respiration is the best example of catabolic reaction. Enzymes are biological catalysts which speed up the chemical reaction within the body without getting consumed. एंजाइम्स को हम बायो में एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा कैटलिस्ट है जो स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शंस को हमारे बॉडी के अंदर, और ये खुद इन्वॉल्व नहीं होता बट जस्ट रिएक्शंस को स्पीड अप करता है, उनके रेट को इंक्रीज करता है। सो द मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट इन द एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। अब जिन मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होनी होती है, जो मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट, और वो मॉलिक्यूल्स जिसकी प्रोडक्शन हो रही है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम मिलकर, यानी सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम उसके साथ कंबाइन होके उसकी रिएक्शन को स्पीड अप करके हमारे लिए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेता है। The term enzyme was first of all used by a German physiologist Wilhelm Kohen in 1878. ये नाम आपको याद होना चाहिए कि किसने इसको डिस्कवर किया था और कौन से डेट में डिस्कवर किया था। ही वॉज अ जर्मन फिजियोलॉजिस्ट। एंजाइम किक स्टार्ट बायोकेमिकल रिएक्शन, और एंजाइम ने फिर बायोकेमिकल रिएक्शन की साइंस जो है वो स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, कि एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करता है, या एंजाइम जो है ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कैसे करता है। So whenever a chemical reaction takes place, some amount of energy is spent to break the chemical bond in reactants.
जब भी केमिकल रिएक्शन होते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है ताकि जो रिएक्टेंट्स के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उसको ब्रेक कर सके। सो दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाई वी कॉल दिस एक्टिवेशन एनर्जी? बिकॉज दिस इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to activate the reactants, to activate the molecules of the reactants to do a chemical reaction. Enzymes lower of the amount of activation energy। तो enzyme जो है अब क्या रोल प्ले करते हैं? किसी भी रिएक्शन में अगर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो और वो रिएक्टेंट्स के पास वो सबस्ट्रेट के पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं हो कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर सके, सो फिर उसके लिए हम एंजाइम्स यूज़ करते हैं और एंजाइम जो है उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके उनकी स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन को इन्हांस करती हैं। सो दस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिएक्शन प्रोसीड एट अ फास्टर रेट। एंजाइम एक्ट इन मेनी वेज टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम जो है वो डिफरेंट वेज में एक्ट करता है ताकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सके। फॉर एग्जाम्पल, दे चेंज द शेप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और bring them in correct orientation। They may also disrupt the charge distribution on substrate molecule। फिर एंजाइम जो है वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिफरेंट वेज से उसको स्पीड अप करता है। जैसे कि कभी कभार ये सबस्ट्रेट की शेप को चेंज कर लेता है, कभी उसकी ओरिएंटेशन को करेक्ट करके उसकी रेट को एनहांस कर लेता है, या मॉलिक्यूल्स या सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो चार्ज होता है तो उसमें कुछ डिस्ट्रप्शन करके उसमें से कुछ चेंजेस करके उसकी स्पीड को इंक्रीज कर लेता है। Complex apparatus and high temperature are required to break down carbohydrate, fats और proteins in the laboratory। अगर हम लेबॉर्ट्री में लार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, उनको ब्रेक डाउन करना चाहते हैं तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन चाहिए होगी, जैसे कि हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, कम्प्लेक्स apparatus चाहिए होगा। However, with the help of enzymes, cells can carry out these reactions quite rapidly within the normal body temperature। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर तो ना ही ऐसे लेबॉर्ट्रीज होते हैं, ना ही ऐसे कम्प्लेक्स ऑपरेटर्स होते हैं, और ना ही हाई टेम्परेचर होता है कि वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की ब्रेक डाउन कर सकें। सो इसी वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम के हेल्प की वजह से ये इस टाइप की रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी से और बहुत ज़्यादा रैपिडली हो सकते हैं विद इन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के ब्रेक डाउन करके ये इनको सिंपलर और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं विद इन वेरी शॉर्ट टाइम। जैसे कि इस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कम करता है। हमारे पास ये ग्राफ है, ग्राफ में जो है दिस शोज द एनर्जी सप्लाइड एंड दिस शोज द एनर्जी रिलीज। This is the reaction of glucose. When the glucose combined with oxygen, it form carbon dioxide and water. The process of respiration. So respiration process परफॉर्म करने के लिए हमें ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के लिए एनर्जी चाहिए होगी, विच इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। और कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए? इतनी अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। अगर एंजाइम ना हो तो एंजाइम के एब्सेंस में हमें इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि हम रिस्पायरेशन का प्रोसेस कर सके, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन हो जाए। तो एंजाइम के एब्सेंस में हमें ये ग्राफ चाहिए, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। बट अगर एंजाइम प्रेजेंट हो तो ये एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होके इसका पाथवे ऐसे हो जाता है और फिर इसके लिए इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। सो एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हमें बहुत ज़्यादा कम एनर्जी चाहिए होती है रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करने के लिए इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ केमिकल रिएक्शन। देन वी हैव करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। एंजाइम की कुछ करेक्टरिस्टिक हैं कि फर्स्ट जो मेन पॉइंट है, करेक्टरिस्टिक है एंजाइम्स का, तो दैट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस इन नेचर एंड सिक्रीटेड बाय सेल्स। यानी सेल्स, जैसे कि मैंने कहा था कि सेल्स जो है वो प्रोटीन की साइंथेसिस करते हैं। तो प्रोटीन की साइंथेसिस डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, या तो वो एंजाइम्स के फॉर्म में प्रोटीन की साइंथेसिस करते हैं, प्रोटीन्स बना के उससे एंजाइम्स बन जाते हैं, या उनसे हार्मोन्स बनते हैं, या कोई स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनता है सेल का। सो एंजाइम जो है, सारे के सारे एंजाइम जितने भी हमारी ह्यूमन बॉडी में हैं, दे आर प्रोटीनिशियस इन नेचर। सेकेंड जो करेक्टरिस्टिक है कि एंजाइम फंक्शन एज अ कैटलिस्ट एंड इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंजाइम जो है हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करता है और उसका काम ये है कि वो केमिकल रिएक्शन की रेट को, स्पीड को इन्हांस करता है और इंक्रीज करता है। दे डू सो बाय लॉवरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। और कैसे करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके उसकी स्पीड को इंक्रीज करता है।
थर्ड नंबर जो पॉइंट है वो है एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन एक्शन, दे आर स्पेसिफिक नॉट ओनली फॉर सबस्ट्रेट बट आल्सो फॉर द काइंड ऑफ रिएक्शन। एंजाइम जो है वो हाईली स्पेसिफिक इन नेचर है, यानी ज़रूरी नहीं है कि एक एंजाइम हमारी बॉडी में सारी की सारी रिएक्शन को की स्पीड को इन्हांस करेगा, बल्कि हर एक सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है और वो एंजाइम जस्ट उस सबस्ट्रेट की केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इन्हांस करता है। इसके अलावा दूसरे सबस्ट्रेट के लिए वो काम नहीं करता। जैसे कि अगर लिपिड है, लिपिड की ब्रेकडाउन करनी हो तो अगर बॉडी में लाइपेज एंजाइम होगा तो उसकी ब्रेकडाउन होगी, लिपिड की ब्रेकडाउन हो सकेगी। अगर लाइपेज एंजाइम ना हो, दूसरे टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट हो हमारी बॉडी में, तो लिपिड्स की ब्रेकडाउन जो है वो इम्पॉसिबल है। सो दैट्स वाई एंजाइम जो है ये स्पेसिफिक इन एक्शन है, दे आर हाईली स्पेसिफिक एंड नॉट ओनली फॉर सबस्ट्रेट बट आल्सो फॉर द काइंड ऑफ रिएक्शन। फोर्थ नंबर जो पॉइंट है वो है स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम इज नीडेड टू कैटलाइज रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सबस्ट्रेट, दे आर नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। यानी एंजाइम जो है वो ज़रूरी नहीं है कि जितना सबस्ट्रेट हो उतना ही एंजाइम होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम चाहिए किसी भी रिएक्शन लार्ज क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट की ब्रेकडाउन के लिए। एंड एंजाइम, क्योंकि एंजाइम जो होता है वो केमिकल रिएक्शन में खुद यूज़ नहीं होता, वो जस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इन्हांस करता है। फिफ्थ नंबर जो पॉइंट है वो है ऑल एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल्स। जितने भी एंजाइम हमारी बॉडी में हैं वो सेल्स के अंदर उसकी सिंथेसिस होती हैं। सम एंजाइम्स वर्क इनसाइड द सेल एंड आर कॉल्ड इंट्रासेल्युलर एंजाइम। वो एंजाइम जो सेल्स के अंदर होते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको इंट्रासेल्युलर कहते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स हैं। सम एंजाइम जो है वो आउटसाइड द सेल काम करते हैं एंड दे वर्क आउटसाइड, दीज आर कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्युलर एंजाइम। जैसे कि पेप्सिन है एंजाइम वर्किंग इन द स्टमक कैविटी, स्टमक में जो एंजाइम है पेप्सिन जो कि प्रोटीन के ब्रेक डाउन करता है, सो दे आर कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्युलर एंजाइम। सिक्स नंबर जो पॉइंट है वो है कि कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं, जो कि ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो, जिसमें से जस्ट एक एंजाइम से वो रिएक्शन नहीं परफॉर्म होते बल्कि उनके लिए बहुत ज़्यादा एंजाइम्स चाहिए होते हैं, तो फिर वो सारे के सारे एंजाइम जो है वो इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर वन एंजाइम टेक द प्रोडक्ट्स ऑफ अनदर एंजाइम, यानी अगर एक एंजाइम ने एक सबस्ट्रेट की ब्रेकडाउन करके उससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर ली है, तो दूसरा एंजाइम वही प्रोडक्ट को लेके एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करता है और आफ्टर स्पीडिंग अप द रिएक्शन द न्यू प्रोडक्ट इज पास्ड ऑन टू द अनदर एंजाइम, और फिर उसकी स्पीड को एनहांस करने के बाद वो ही प्रोडक्ट जो है वो दूसरे एंजाइम के पास जाकर उसके लिए एज अ सबस्ट्रेट काम करता है और इसी तरह एंजाइम टू एंजाइम जो है वो उसकी स्पीड को इंक्रीज कर रहे होते हैं। 7 नंबर पॉइंट है सम एंजाइम्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉल्ड कोफैक्टर। कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिसके लिए नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं कोफैक्टर फॉर देयर एक्शन। द मेन टाइप ऑफ कोफैक्टर जो है वो है प्रोस्टैटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड एक्टिवेटर। यानी कोफैक्टर जो है ये कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनके लिए नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट चाहिए होता है उनके एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। फिर कोफैक्टर के फर्दर जो टाइप्स हैं, कोफैक्टर के फर्दर टाइप्स में आते हैं प्रोस्टैटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स आते हैं एंड एक्टिवेटर्स। Enzyme inhibitors are molecules that interact with enzyme to prevent it from working. Poison and drugs are the example of enzyme inhibitor. अब enzyme जो है वो उसका काम होता है केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना, बट कुछ ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो कि एंजाइम के एक्शन को इनहिबिट करते हैं ताकि वो एंजाइम जो है वो प्रॉपरली फंक्शन जो है वो ना कर सके। जैसे कि पॉइजन्स हैं, ड्रग्स हैं जो कि एंजाइम के फंक्शन को, एक्शन को अफेक्ट करते हैं और उनको हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम आर आल्सो क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द केमिकल रिएक्शन दे कैटलाइज। एंजाइम जो है इसकी क्लासिफिकेशन जो है केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि वो एंजाइम जो कि हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर की स्प्लिटिंग का काम करते हैं, उस ऐसे रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। which catalyze hydrolysis, the reaction in which water molecules are needed to break down complex molecule are known as hydrolase। तो उन एंजाइम्स को हम कहते हैं हाइड्रोलेज। एंजाइम की जो क्लासिफिकेशन है वो केमिकल रिएक्शन के टाइप के अकॉर्डिंग भी है और सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग भी हम उनको नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोलिसिस का फंक्शन ये लोग ये वाले एंजाइम परफॉर्म करते हैं, सो इसको हम कहते हैं हाइड्रोलेजिस, और यहाँ पर लिपिड की ब्रेक डाउन करते हैं, सो इसी वजह से हम उन एंजाइम को कहते हैं लाइपेज। देन फिर कोफैक्टर के जो फर्दर टाइप्स हैं, फर्स्ट नंबर प्रोस्टैटिक ग्रुप है। सो प्रोस्टैटिक ग्रुप इंक्लूड्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच मेक परमानेंट अटैचमेंट विद द एंजाइम। प्रोस्टैटिक ग्रुप में सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जो कि एंजाइम के साथ परमानेंटली अटैच हो जाते हैं।
सेकंड नंबर जो है वो है कोएंजाइम, ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं विच आर नॉट परमानेंटली अटैच्ड टू द एंजाइम। मोस्ट कोएंजाइम आर डिराइव्ड फ्रॉम द विटामिन, ज़्यादातर जो कोएंजाइम्स होते हैं वो विटामिन होते हैं, विटामिन से डिराइव्ड हुए होते हैं। सो कोफैक्टर का वो पार्ट जो कि एंजाइम के साथ परमानेंटली अटैच हो जाए उसको प्रोस्टैटिक ग्रुप कहते हैं, और जो टेम्परेली अटैच हो जाए उसको हम कहते हैं कोएंजाइम। सी नंबर है एक्टिवेटर्स, सो इट इज अनदर टाइप ऑफ कोफैक्टर। दीज आर मेटल आयंस, मेटल आयंस में से जिंक भी हो सकते हैं, कॉपर भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, विच फॉर्म टेम्परेरी अटैचमेंट विद द एंजाइम, जो कि टेम्परेली अटैच हुए होते हैं एंजाइम के साथ। Strawberries, blueberries, blackberries are a good source of manganese. This mineral is an enzyme activator in the body that aid in the synthesis of biotin, thiamine, vitamin C, and choline. It also help in the metabolism of carbohydrate and proteins. जो फ्रूट्स की में कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरीज हैं, ब्लूबेरीज हैं, ब्लैकबेरीज हैं। सो ये हमारी बॉडी को जो सोर्स ऑफ मैंगनीज जो है, ये सोर्स ऑफ मैंगनीज है, मैंगनीज प्रोवाइड करते हैं। और ये एक ऐसा मिनरल है जो कि इज एन एंजाइम एक्टिवेटर काम करता है हमारी बॉडी में, और फिर ये साइंथेसिस करता है बायोटीन की, थायमीन की, विटामिन सी की और कोलिन की, डिफरेंट विटामिन की साइंथेसिस में हेल्प करता है, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म में भी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करता है। देन वी हैव टॉपिक विच इज़ स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, जैसे कि हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम में पढ़ा कि एंजाइम जो है हाईली स्पेसिफिक है इन नेचर। वी हैव स्टडीड दैट एंजाइम आर स्पेसिफिक फॉर द सबस्ट्रेट एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक है और सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग ये स्पेसिफिक है। जैसे कि एग्जांपल है एंजाइम प्रोटीज, स्पीड अप द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीज एंजाइम है ये प्रोटीन के डाइजेशन को एनहांस करता है। और इट डज नॉट कैटलाइज द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, यानी ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन करेगा, किसी और बिल्डिंग जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हैं, लिपिड्स हैं, उनकी डाइजेशन नहीं करेगा। एंजाइम एमालेज जो है वो जस्ट डाइजेशन करेगा स्टार्च की अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट, ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक। सो इसी वजह से एमालेज इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक डाउन द स्टार्च। सिमिलरली एंजाइम सेल्यूलेज जो है वो जस्ट स्पीड अप द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज ओनली। लाइपेज जो है वो लिपिड्स की डाइजेशन करता है। सो द डिफरेंट एंजाइम स्पेसिफिसिटी जो है वो डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट ऑफ ईच एंजाइम पोजेस स्पेसिफिक शेप दैट फिट विद द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। इसके अलावा एंजाइम का एक्टिव साइट जो है वो स्पेसिफिक होता है, और जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को फिट कर सकता है अपनी स्ट्रक्चर में। इसके अलावा अगर उसका शेप उसके एक्टिव साइट से मैच ना करता हो देन दैट सबस्ट्रेट विल बी नॉट फिट इन दैट एंजाइम, एंड एंजाइम जो है वो उसके लिए स्पेसिफिक नहीं है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाए गए हैं कि ये एक एंजाइम है, ये इसका एक्टिव साइट है। सो इस शेप के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई सबस्ट्रेट है वो इसमें फिट होगा और वो इसकी ब्रेक डाउन कर लेगा, लेकिन अगर कोई सबस्ट्रेट इसमें फिट नहीं होगा, उसका शेप इस एक्टिव साइट के साथ सिमिलर नहीं होगा, दैट विल बी नॉट फिट इन दिस एक्टिव साइट। अब यहाँ पर दो सबस्ट्रेट हैं, सबस्ट्रेट 1 एंड सबस्ट्रेट 2। सबस्ट्रेट 1 का जो शेप है दिस इज सिमिलर टू दिस एक्टिव साइट, सो दिस विल बी फिट इन दिस एक्टिव साइट। जबकि सबस्ट्रेट 2 जो है इसका शेप जो है वो डिफरेंट है इस एंजाइम के एक्टिव साइट से, इसी वजह से दिस डज नॉट फिट इन टू दिस एक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। जो एंजाइम जो अपना एक्शन परफॉर्म करता है केमिकल रिएक्शन में, जो अपना रोल प्ले करता है, तो उसका मैकेनिज्म क्या है। देयर इज अ स्मॉल पोर्शन इन द एंजाइम मॉलिक्यूल दैट इज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन कैटालिसिस। जो कैटालिसिस जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस होता है, तो उसमें से एंजाइम का एक स्मॉल पोर्शन जो है वो इंक्लूडेड होता है, वो रोल प्ले करता है। It is in the form of a depression or pocket on the surface of enzyme molecule. This catalytic region is known as active site. तो उस कैटालिटिक रीजन को जो है वो डिप्रेशन या पॉकेट फॉर्म में होता है एंजाइम के सरफेस में पर, और उस कैटालिटिक रीजन को हम कहते हैं एक्टिव साइट। When enzyme attach with the substrate, a temporary enzyme substrate complex is formed. जब सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाता है तो ये बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। द एक्टिव साइट कैटालाइजेस द रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। फिर जो एक्टिव साइट होता है वो रिएक्शन की कैटालिसिस करता है और सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ब्रेक एंड द एंजाइम एंड द प्रोडक्ट आर रिलीज। फिर एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, एंजाइम जो है वो रिलीज हो जाता है और प्रोडक्ट जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। Two models have been proposed to explain the mechanism of enzyme action. इस दो मॉडल्स जो है वो रिप्रेजेंट हुए हैं।
के डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक फर्स्ट नंबर जो मॉडल है वो है लॉक एंड की मॉडल, और जो सेकंड नंबर मॉडल है वो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। फर्स्ट जो मॉडल है वो है लॉक एंड की मॉडल। दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय जर्मन केमिस्ट एमिल फिशर इन 1894। 1894 में साइंटिस्ट एमिल फिशर ने ये वाला मॉडल जो है वो रिप्रेजेंट किया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इसका जो एक्टिव साइट है एंड ऑफ एंजाइम एंड सब्सट्रेट हैव स्पेसिफिक जियोमेट्रिक शेप। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो एंजाइम का एक्टिव साइट होता है उसका एक स्पेसिफिक जियोमेट्रिक शेप होता है, जिससे लॉक में से हर एक की के लिए एक डिफरेंट शेप होता है। The substrate molecule exactly fit into the active site of enzyme just like a lock and a key। यानी इन्होंने कहा कि सबस्ट्रेट जो है वो उस एंजाइम के एक्टिव साइट में बिल्कुल एग्जैक्टली फिट होगा, जस्ट लाइक हर एक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती हैं और वही की वही लॉक को खोलने के लिए यूज की जाती हैं। सो एंजाइम इज द लॉक। इन्होंने एंजाइम को लॉक का कंसीडर किया, एंड सबस्ट्रेट जो है उन्होंने कहा कि सबस्ट्रेट इज अ की। This model suggests that the active site is a rigid and non-flexible structure। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल और रिजिड है। अब इस मॉडल में आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने चाहिए एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग? सबसे पहले तो इसका ये वाला पॉइंट कि किस साइंटिस्ट ने किस ईयर में इस मॉडल को रिप्रेजेंट किया था। फिर इसका एक्टिव साइट जो है वो किस नेचर का था, रिजिड एंड नॉन फ्लेक्सिबल। फिर उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये याद रखना चाहिए कि लॉक जो है वो एंजाइम के लिए यूज्ड हुआ था या सबस्ट्रेट के लिए। सो लॉक इज यूज्ड फॉर एंजाइम, एंड की जो है इन्होंने की का वर्ड यूज किया था फॉर सबस्ट्रेट। सो दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एमसीक्यू कि साइंटिस्ट कौन सा साइंटिस्ट था, इसके अलावा इसका एक्टिव साइट का नेचर क्या था, और लॉक और की जो है के टर्म्स जो है वो एंजाइम के लिए और सबस्ट्रेट के लिए कौन से टर्म्स। सेकेंड जो मॉडल है वो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। सो इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है ये सेकेंड मॉडल है, एंड दिस मॉडल इज रिप्रेजेंटेड बाय डैनियल कोशलैंड इन 1958। अब यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि डैनियल कोशलैंड इज अ साइंटिस्ट, and in 1958 they give their model which is induced fit model। induced fit model के according substrate molecule fit into the active site of enzyme। the enzyme molecule alter the shape of active site slightly so that it fit more tightly around the substrate molecule। इन्होंने कहा कि सबस्ट्रेट जब एंजाइम के एक्टिव साइट में हम इसको इंड्यूस करेंगे, देन उसके एक्टिव साइट में के शेप में कुछ ऐसे उसके शेप में को सबस्ट्रेट जो है वो उस एंजाइम के एक्टिव साइट के शेप को अल्टर करेगा, स्लाइटली उसमें से चेंजेस लाएगा, जिसकी वजह से वो सबस्ट्रेट जो है उसके एक्टिव साइट में करेक्टली और टाइटली जो है वो फिट हो जाएगा, और उसके बाद एंजाइम जो है उस सबस्ट्रेट की ब्रेकडाउन होके उससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो इस मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने जो सबस्ट्रेट के लिए टर्म यूज़ किया वो उन्होंने कहा इंड्यूस्ड फिट का वर्ड जो है इन्होंने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के लिए यूज़ किया, दैट द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इंड्यूस्ड in order to fit into the active site of an enzyme। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो इसका एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल होगा। यानी लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग एक्टिव साइट नॉन फ्लेक्सिबल और रिजिड है, बट इंड्यूस फिट मॉडल के अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल है, एंड दिस वाज रिप्रेजेंट बाय डैनियल कोशलैंड इन 1958। सो ये पॉइंट्स आपको एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद होने चाहिए। The next topic है factors that affect the rate of enzyme action। There are different factors which affect the enzyme activity। First जो main factor है वो है effect of temperature in enzyme activity के temperature का जो है वो enzyme activity पर क्या effect है। So the increase in temperature speed up the rate of enzyme catalyzed reaction, but not only to a point। Each enzyme work at the maximum rate at a specific temperature which is called its optimum temperature। हर एक एंजाइम जो है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो रेट ऑफ एंजाइम जो है वो स्पीड अप कर लेता है, बट नॉट ओनली बट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट। यानी वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम जो है वो अब मैक्सिमम रेट जो है वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करे उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। देन ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एंजाइम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है मोस्ट एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर 40 to 45 रेंज में आता है। कुछ ऐसे एंजाइम है प्लांट्स में जिनका हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, बट डिक्रीज इन टेम्परेचर लोअर द रेट ऑफ रिएक्शन। इंक्रीज इन टेम्परेचर लोअर द रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं
कि जिनका एक हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, लेकिन अगर उनके टेम्परेचर को इंक्रीज करे तो उनके रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम हो सकते हैं। When temperature rises above the optimum temperature, the rate of reaction decreases rapidly. अगर टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर से अबव हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो सकता है। और फिर हम इस प्रोसेस को कहते हैं डीनेचुरेशन, अल्ट्रेशन इन द स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद अगर हम टेम्परेचर को और इंक्रीज करेंगे तो जो स्ट्रक्चर है एंजाइम का या उस सबस्ट्रेट का, उसमें से डीनेचुरेशन होगी और फिर उसके स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो अल्टर हो जाएगा। ऑफ द प्रोटीन ऑफ एंजाइम, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है वो 37 डिग्री है। इट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन एंजाइम। ह्यूमन एंजाइम जो है स्टार्ट टू डीनेचर क्विकली एट टेम्परेचर अबव 40। अगर टेम्परेचर 40 से अबव हो जाए देन हमारी जो ह्यूमन एंजाइम्स हैं वो फिर डीनेचुरेशन उनकी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, दिस ग्राफ शोज द रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा तो 37 डिग्री पर ये ऑप्टिमम हो जाएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर ह्यूमन के लिए 37 डिग्री है। यहाँ पर एंजाइम जो है वो मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म करेंगे। बट अगर टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज होगा देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिक्रीज। अगर टेम्परेचर हम फर्दर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा, एंजाइम की डीनेचरिंग स्टार्ट हो जाएगी हाई टेम्परेचर पर, और रेट जो है वो देन द रेट्स पास रैपिडली। सेकेंड नंबर जो इफेक्ट है एंजाइम की एक्टिविटी को जो इफेक्ट करता है वो है पीएच। सो एंजाइम आर अफेक्टेड बाय द एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन विच दे एक्ट। एंजाइम जो है वो प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं, तो एंजाइम को अफेक्ट करता है किसी अगर एसिडिटी हो या अल्कलिनिटी हो, सॉल्यूशन जो है वो हाईली एसिडिक हो या हाईली अल्कलाइन हो, तो वो एंजाइम के एक्शन को अफेक्ट कर सकता है। ईच एंजाइम वर्क बेस्ट एट अ स्पेसिफिक पीएच। यहाँ पर भी एंजाइम जो है कुछ एक स्पेसिफिक पीएच होता है, हर एक एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक पीएच होता है जिस पर वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो स्लाइटली एसिडिक पीएच में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम एक्शन परफॉर्म करते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि स्लाइटली अल्कलाइन पीएच पर अपनी रेट उनका मैक्सिमम होता है। मोस्ट एंजाइम फंक्शन जो है मोस्टली जो पीएच का जो रेट रेंज है जिस पर एंजाइम जो है मैक्सिमम एक्शन परफॉर्म करता है दैट इज़ अबाउट 6 to 8। हाउएवर पेप्सिन जो है स्टमक में जो पेप्सिन एंजाइम है उसके लिए 2 pH हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर एक्शन। एंड ट्रिप्सिन जो है उसके लिए अल्कलाइन कंडीशन चाहिए विच इज़ pH of 8। सो पेप्सिन और ट्रिप्सिन दिस इज़ अ वेल नॉन एंजाइम और इनका pH जो है वो भी कॉमन है। ज़्यादातर एमसीक्यूज में पेप्सिन और ट्रिप्सिन के बारे में पूछा गया होता है। Any change in pH can lower the enzymatic activity. Extreme changes in the pH of solution denature the enzyme. फिर अगर pH में कोई ऊंच नीच हो या अगर ऑप्टिमम pH से pH ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है। एक्सट्रीम चेंज अगर हो जाए pH ऑफ सोल्यूशन यानी किसी भी सोल्यूशन के pH में तो वो एंजाइम को डीनेचर कर लेता है और एंजाइम के स्ट्रक्चर को अल्टर कर लेता है। जैसे कि यहाँ पर है ऑप्टिमम pH जो है वो यहाँ पर द इफेक्ट ऑफ pH ऑन एंजाइम एक्टिविटी। यहाँ पर ग्राफ में इंक्रीजिंग एंजाइम एक्टिविटी वर्सेस pH दिखाए गए हैं। ऑप्टिमम pH जो है यहाँ पर 8 पर ऑप्टिमम pH जो है 6 to 8 है, यानी 6 to 8 के रेंज में एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है और फिर अगर pH इंक्रीज होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी में ड्रॉप आए। थर्ड नंबर जो इफेक्ट है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी के। अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी कैसे अफेक्ट होगी। एज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज होगा। दिस इज ड्यू टू सक्सेसफुल कोलिजन विद एंजाइम मॉलिक्यूल। हाउएवर इफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इंक्रीज बियॉन्ड अ सैचुरेशन पॉइंट तो फिर एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जो है वो अवेलेबल नहीं होता और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो उसमें इंक्रीज नहीं आता। जैसे कि इस ग्राफ में एंजाइम एक्टिविटी वर्सेस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दिखाए गए हैं। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है विद द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में इंक्रीज आ रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। बट अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ पर एक ऐसा स्टेज जो है वो आ जाता है कि एंजाइम के पास एक्टिव साइट जो है वो अवेलेबल नहीं होते जहाँ पर सबस्ट्रेट अटैच हो जाए, तो फिर एक्टिव साइट की इन अवेलेबिलिटी की वजह से सबस्ट्रेट जो है अगर हम सबस्ट्रेट को इंक्रीज भी करें देन रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज नहीं आएगा और उसमें फर्दर इंक्रीज नहीं आएगा, वो फिर कांस्टेंट ही जाएगा बियॉन्ड द सैचुरेशन पॉइंट। सो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम सबस्ट्रेट का सैचुरेशन इंक्रीज करें रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं होते। जब एक्टिव साइट ही नहीं होंगे तो फिर सबस्ट्रेट कहाँ पर अटैच होंगे, सो उस पॉइंट पर फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं होता।
आज की इस क्लास में हमने एंजाइम का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि एंजाइम का बहुत ज़्यादा शॉर्ट चैप्टर है इसका, जिसमें से हमने एंजाइम के बारे में, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म के टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके अलावा उनके इफेक्ट्स, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ये 2-3 टॉपिक्स थे एंजाइम के चैप्टर में, ये हमने कवर अप कर लिए हैं। अगर इससे कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो हैं वो इस बुक से आ सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।